पीसीआर में। सो लेट अस रिवाइज व्हाट हैपेंस इन पीसीआर। कल हमने पढ़ा था, मुझे सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म बता दो। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? Polymerase chain reaction. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो इट्स अ चेन रिएक्शन, एक साइकिल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चलता ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है, आप बताइए। फर्स्ट स्टेप इज, आज तो मैंने नहीं बताना, आपको ही बताना है। पहला स्टेप क्या है? Denaturation. ओके, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। दूसरा क्या है? Primer align. अनीलिंग ऑफ प्राइमर। तीसरा क्या है? Extension of primer. वेरी गुड, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर। ठीक है, तो फिर से फटाफट से देख लेते हैं क्या होता है। पहले जब आप डीनेचुरेशन करते हो, यू आर सप्लाइंग हीट सो दैट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए विल फॉल अपार्ट। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रैंड्स अलग हो जाएगी। फिर अनीलिंग ऑफ प्राइमर, क्योंकि पॉलीमरेज को रिएक्ट करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत होती है, इसलिए सबसे पहले क्या ऐड करेंगे? प्राइमर ऐड करेंगे। अब कितनी स्ट्रैंड्स है डीएनए में? 2 स्ट्रैंड्स है, तो दोनों जगह पॉलीमरेज का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, दोनों जगह सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग। अलग अलग होगा। दैट्स नाइस कृष्णा। अब यहाँ पे 2 पोलैरिटी है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो मुझे बताइए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या होगा? लीडिंग स्ट्रैंड होगा, लैगिंग स्ट्रैंड होगा? चलो कृष्णा, अनीश, एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, एक स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस होगा। जो कंटिन्यूअस होगा वो लीडिंग स्ट्रैंड है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो दूसरा है वो लैगिंग स्ट्रैंड है, दैट इज इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, कौन सा एंजाइम इसमें डालेंगे? बिकॉज इट हैज गॉट अ हाई टेम्परेचर, तो कौन सा एंजाइम डालना चाहिए हमको? Will the normal polymerase work at such a high temperature? DNA polymerase. डीएनए पॉलीमरेज पर कौन सा वाला डीएनए पॉलीमरेज? देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, टैग पॉलीमरेज। कल बताया था ना आपको, थर्मल एक्वाटिकस। एक बैक्टीरिया में से आइसोलेट करेंगे इसको सो दैट इट कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर, तो नाम याद रखेंगे, टैग पॉलीमरेज। ओके, अब हमने ये पॉलीमरेज प्राइमर्स डाल दिए, पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए। अब क्या करना है? अब डीएनए को एम्पलीफाई करना है, लेंथन करना है, एक्सटेंशन करना है। तो जब एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे देखो, द स्ट्रैंड कीप्स ऑन ग्रोइंग in 5 prime to 3 prime direction and 3 prime to 5 prime direction. So what happens at the end of the first cycle? Let us see that. Next slide दिखा रही हूँ so that you would know what happens at the end of first cycle. Now if you see here, this is PCR amplification cycle 1, cycle 2. स्लाइड थोड़ा सा ब्लर है, शायद अभी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये पेरेंट डीएनए या जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है टारगेटेड सीक्वेंस। अगर मुझे इंसुलिन बनाना था तो ये इंसुलिन सीक्वेंस है। मैंने इसको डीनेचर किया। जस्ट लुक एट द टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर हैव आई डीनेचर्ड इट? 95 डिग्री सेल्सियस। सी प्रोटीन्स, सारे जो आपके एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। ऑल प्रोटीन्स आर हीट लेबाइल, डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो 95 डिग्रीज पे कोई भी प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहेगा, पर क्योंकि हमने यहाँ पे टैग पॉलीमरेज डाला हुआ है, इट विल बी एबल टू पॉलीमराइज। तो क्या हुआ, जब 95 डिग्रीज पे इसको हमने डीनेचर किया, देखो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। फिर टेम्परेचर क्या है यहाँ पे? आई एम सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी ऑफ स्लाइड, इट्स नॉट वेरी नाइसली विजिबल. So anyways, I think the temperature over here is 32 degrees. I'm not sure about it. तो यहाँ पे हमने प्राइमर को अनील किया,
साइकिल 1 के बाद देखो क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 1 डीएनए व्हाट यू हैव इज 2 डीएनए। अब ये 2 डीएनए में दो दो स्ट्रैंड है, तो टोटल हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 2 3 4। चारों स्ट्रैंड में डीएनए सिंथेसिस शुरू हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड साइकिल हमारे पास कितने डीएनए हो गए, टोटल वी हैव गॉट 4 कॉपीज ऑफ अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये समझ में आ रहा है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? नहीं, नहीं समझ में फिर से। आया? ओके, फिर से करते हैं। चलो मुझे बताते जाओ यहाँ पे क्या है। यहाँ जहां मेरा पॉइंटर है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर टारगेटेड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। क्या करेंगे सबसे पहले पीसीआर से एम्पलीफाई करने के लिए? यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कटिंग ऑफ डीएनए। कृष्णा वो सब तो पहले हो गया, कटिंग लाइगेटिंग पहले हो गया। अभी हमारा टारगेट क्या है, अभी हमारा टारगेट है इसकी कॉपीज बनाना, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर में फर्स्ट स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। वेरी गुड, इट इज डीनेचुरेशन। कैसे करेंगे डीनेचुरेशन? आपको सिर्फ हीट करना है। हीट किया तो क्या हुआ, देखो इसको हीट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। या दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। दो स्ट्रैंड्स को किसने होल्ड करके रखा था, हाइड्रोजन बॉन्ड ने होल्ड करके रखा था। ये दो स्ट्रैंड्स है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ने होल्ड करके रखा था। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, सो द स्ट्रैंड्स फॉल अपार्ट। अब ये एक टेम्पलेट है, ये दूसरा टेम्पलेट है। इसका सीक्वेंस रीड करके एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे, इसका सीक्वेंस रीड करके भी एक नया स्ट्रैंड बनाएंगे। तो ये देखो ये दोनों टेम्पलेट्स हैं और यहाँ पे प्राइमर है, और ये जो प्राइमर है यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हो रहा है। इतना क्लियर है? मुझे बताइए ये क्या है, ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर जा रहा है, लेट मी टेक अ पॉइंटर। सो वेट, धीरे धीरे करेंगे। चलो ये दोनों क्या है, जहां पे मेरा पॉइंटर जा रहा है, टेम्पलेट है। क्या है? टेम्पलेट। ये मैंने ये जो येलो कलर का डाला है ये क्या है, व्हाट हैव आई एडेड? प्राइमर। वेरी गुड, इट इज प्राइमर। और ये जो येलो प्राइमर से आगे रेड बना ये क्या है, दिस इज डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज। करेक्ट, पॉलीमरेज का एक्शन है जिससे हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो गया। तो 95 डिग्रीज पे डीनेचर किया, उसको वापस से कूल किया ताकि मैंने ये जो प्राइमर ऐड किया है उसके बॉन्ड्स बन जाए, अनीलिंग हो जाए। फिर वापस मैंने पॉलीमरेज का एक्शन शुरू किया, टेम्परेचर यहाँ पे 32 डिग्रीज रखा। पॉलीमरेज ने यहाँ का सीक्वेंस रीड कर करके ये प्राइमर एक्सटेंशन कर दिया। अब मैंने शुरू किया था 1 डीएनए से, अब मेरे पास कितनी कॉपीज ऑफ डीएनए हो गई है, हाउ मेनी कॉपीज डू आई हैव? 2 copies, correct. So at the end of cycle 1 I have 2 copies of DNA. अब दोबारा से सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, डीनेचुरेशन, तो ये दोनों अलग हो गए। अनीलिंग ऑफ प्राइमर, टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे, डीनेचुरेशन एज 95 डिग्रीज, फिर उसको 50 डिग्रीज पे कूल करो, फिर 32 डिग्रीज पे ले आओ। तो यहाँ मैंने प्राइमर लगाया, प्राइमर एक्सटेंशन किया। एट द एंड ऑफ साइकिल 2 कितने डीएनए है मेरे पास? 4 डीएनए हो गए। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन। अभी समझ आया? कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, देखो सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे सीक्वेंस के साथ बताया हुआ है। सो दिस इज डीनेचुरिंग एट 95 डिग्रीज, डीएनए स्ट्रैंड विल सेपरेट। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं ऑपोजिट स्ट्रैंड पे। अब ये प्राइमर ने बाइंड कर लिया,
55 डिग्रीज पे। अब ये प्राइमर एक्सटेंशन हो रहा है, देखो ये प्राइमर है आपका, GACT का प्राइमर क्या रहेगा, CTGA, इसका प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री बेस। अब 72 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए स्ट्रैंड को एक्सटेंड करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। 72 degrees, that's a very high temperature. That is why you need tag polymerase. Normal polymerase यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो देखो अब हमने प्राइमर को एक्सटेंड कर लिया। I started with 1 DNA, but now I have 2 DNA. After the complete cycle, denaturation, annealing and extension. फिर उसके बाद ये जो 2 DNA हैं वापस से सेपरेट होंगे, वापस से 2 के कितने हो गए, 4 हो गए। एंड देन नीचे देखेंगे आप 4 के कितने हो गए, काउंट करो, हाउ मेनी डीएनए नाउ, 8। ऑल दिस इज ऑटोमेटेड। वो जो पीसीआर मशीन है वो ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें हमको सिर्फ एक बार सारी चीजें डाल देनी है। क्या क्या डालेंगे बताओ, कल पढ़ा था, व्हाट ऑल थिंग्स विल यू ऐड इन पीसीआर मशीन, याद करके बताइए क्या क्या डालेंगे। नंबर 1 इज योर डीएनए जिसको एम्पलीफाई करना है। व्हाट कुड बी नंबर 2, प्राइमर, वेरी गुड, इट इज प्राइमर। फिर नंबर 3, न्यूक्लियोटाइड्स, वेरी गुड, इट इज न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि हम डीएनए बना रहे हैं, कैसे न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डालेंगे, डीएनए बना रहे हैं इसलिए। और फोर्थ वन क्या होना चाहिए, एंजाइम डालोगे ना। ये सबका क्या फायदा अगर एंजाइम ही नहीं डाला, तो एंजाइम कौन सा डालोगे, टैग पॉलीमरेज। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द एंजाइम, सो टैग पॉलीमरेज। क्लियर है बच्चों, जाने दो नेक्स्ट स्लाइड। यस, हाँ, okay, so that's about PCR. Now let us see another slide, that is insertion of recombinant DNA into the host cell or organism. पहले भी देखा है ना हमने कि चलो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, अब तो हमने उसकी कॉपीज भी बना ली रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। अब वो कॉपीज का क्या करेंगे, यू नीड एन एक्सप्रेशन सिस्टम, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होना चाहिए, तब तो जाके आपको इंसुलिन मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, यू शुड insert it into the host or cell organisms. कैसे करेंगे, so there are several techniques that are used to introduce ligated DNA into recipient cells. अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a cell receives a foreign DNA fragment and becomes transformed into genetically modified cell. And then it starts behaving differently. मतलब समझ में आ रहा है, we have been talking these things a number of times. So see, what you started with was you had a vector and you had a DNA, दोनों मिला के क्या बन गया, recombinant DNA बन गया। ये recombinant DNA को कहाँ इंसर्ट करोगे, होस्ट में इंसर्ट करोगे। Once it is inserted into the genome of the host, host का क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। Now once the transformation has taken place, the host starts behaving differently. What do I mean by behaving differently? It means that now it is expressing my gene. E. coli को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है, but it is making insulin. So now it has transformed and it is behaving differently. समझ में आ रहा है ये? Okay, let us take this example. If a rDNA bearing gene which is resistant to antibiotic ampicillin is inserted in E. coli cells, the bacteria becomes resistant to ampicillin.
मतलब क्या हुआ इसका? आप लोग ट्राई करेंगे या मैं समझाऊं? ओके, व्हाट हैव आई टेकन? आई हैव टेकन ई कोलाई होस्ट. क्या इंसर्ट किया मैंने ई कोलाई होस्ट में? प्लास्मिड इंसर्ट किया. प्लास्मिड में कौन सा जीन था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. कौन से एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस था? एम्पिसिलिन का रेसिस्टेंट था. तो पहले जब ये ई कोलाई को मैं एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करती तो क्या होता? वो ग्रो नहीं होता. लेकिन क्योंकि अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो दिस ई कोलाई विल स्टार्ट ग्रोइंग इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम ऑल्सो. तो ये ई कोलाई क्या हो गया है? ये ई कोलाई अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया है. समझ आया आपको? हाँ. Okay. So such bacteria, when they are transferred on a culture plate, which is containing antibiotic ampicillin, what will happen? Only the resistant forms will grow. जिसके पास रेसिस्टेंस है वो ही ग्रो करेंगे. जिसके पास रेसिस्टेंस नहीं है उसको तो एंटीबायोटिक किल कर देगा. सो अदर्स विल डाई. तो जो ग्रो कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो ट्रांसफॉर्मेंट है. So in this case, our ampicillin resistant gene is working as a selectable marker. क्योंकि खुद ही हो गया ना सिलेक्शन. जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो तो ग्रो ही नहीं हुआ. और वो क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं था. क्यों नहीं था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? क्योंकि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड नहीं गया. क्लियर है? Can I go to the next slide? Yes. Okay, we have been repeating these things many times actually. Okay, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं. अभी तक तो चीजों को रिपीट कर रहे थे. Now obtaining the foreign gene product, जो भी तुमने वैक्सीन बनाया, मेडिसिन बनाया, जो भी तुमने बनाया, now you have to isolate it and only then you can sell it or you can use it. So now comes the expression part. क्या करेंगे अब? The recombinant gene is expressed in the form of proteins, है ना? Because now you have that expression system. अब उसका प्रोटीन बन गया. कहाँ हो रहा है ये सब कुछ? ये सब कुछ कल्चर में हो रहा है. जो सपोज अगर आपने उसको प्लेट किया था अगर पे तो ये वहां हो रहा है. अगर आपने उसको एक फ्लास्क में एलबी करके एक मीडियम आता है वहां ग्रो किया था तो ऑल एवरीथिंग इज इनसाइड. यू स्टिल नीड टू प्योरीफाई इट. तो हमारे जो ट्रांसजेनिक सेल्स थे उनको हमने कल्चर किया लेबोरेटरी में. ठीक है. तो जब हम ये काम लेबोरेटरी में करते हैं वी आर डूइंग थिंग्स ऑन अ स्मॉल स्केल. कितना कल्चर उगा लोगे? 500 ml, 1 liter, 2 liter. So all this is happening at the small scale. Okay. लेकिन सेम चीज जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पे करेंगे, बड़े बड़े फर्मेंटर्स होंगे, बहुत सारा वॉल्यूम ऑफ कल्चर होगा, सो दैट यू कैन मेक इट ऑन अ लार्ज स्केल बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल इट, पैकेज एंड सेल. ओके. अब ये जो कल्चर्स हैं हमारे, सो दीज कल्चर्स मे बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द डिजायर्ड प्रोटीन. अब खाली एक्सट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा. सपोज मैंने प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लिया, मुझे उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रोटीन के साथ 80 और चीजें हैं मेरे कल्चर में. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन माय कल्चर व्हिच आर नॉट वांटेड. सो नाउ आफ्टर एक्सप्रेशन अनदर थिंग इज एक्सट्रैक्टिंग फॉलोड बाय प्योरीफाइंग. उसके लिए देयर आर डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. क्रोमेटोग्राफी होता है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं. ओके. नाउ द सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड in a continuous culture system. तो यहाँ पे क्या होता है? सब कुछ ऑटोमेटेड है. मैंने आपको बताया ना कि सपोज ये मेरा ट्रांसजेनिक इकोलाई है. ट्रांसजेनिक इकोलाई की लाइफ कितनी है? 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के बाद इट विल डाई. तो मेरी सारी मेहनत गई पानी में. तो बिफोर इट डाइज आई विल हैव टू सब कल्चर इट. जैसे हम दही जमाते हैं ना, आज दही जमा लिया तो मैं उसको 15 दिन तक तो नहीं खा सकती. आज जमाया
फिर इसमें से 1 चम्मच लेके कल दूसरा जमाना पड़ेगा, उसमें से 1 चम्मच लेके कल तीसरा जमाना पड़ेगा। तो आई एम कल्चरिंग एंड सब कल्चरिंग। अब ये तो मैं कर रही हूँ मैन्युअली, लेकिन अगर मुझे ये ऑटोमेटिकली करना है तो क्या करना है? सो देयर इज समथिंग नोन एज कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। अब ये कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में ना सब कुछ ऑटोमेटिक है। एक बार आपने कल्चर डाल दिया, मीडियम डाल दिया, अपने आप जो पुराना मीडियम है इट विल बी ड्रेन्ड आउट फ्रॉम वन साइड, और जो नया फ्रेश मीडियम है वो ऐड होता जाएगा, और कंटिन्यूअसली सेल्स का कल्चरिंग और सब कल्चरिंग होता जाएगा। हम ये सारी चीजों की इमेज भी देखेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, द सेल्स आर मेंटेन। सेल्स आर मेंटेन का मतलब क्या है? ई कोलाई की जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन होता रहेगा। एक ई कोलाई की जनरेशन मरी, दूसरी आ गई, दूसरी गई, पेरिश हुई, तीसरी आ गई। ओके, सो नाउ दे आर इन द फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव एक्सपोनेंशियल फेज। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है? फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेज, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इकोलॉजी में हमने एक रूल पढ़ा था। क्या रूल था बताओ? इकोलॉजी में आपने ग्रोथ पढ़ा था, 2 तरह के ग्रोथ पढ़े थे इकोलॉजी में। Yes. हाँ, कौन से थे? यस, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड। एक था लीनियर ग्रोथ और दूसरा था लॉगरिथमिक ग्रोथ, जिसको शायद हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं, है ना? तो एक ग्रोथ था कि जिसमें क्या होता था, 1 का 2, 2 का 4 ऐसे होता था, और जो लॉगरिथमिक था वो कैसा था, 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000। ठीक है, तो वो जो फेज है ग्रोथ का, उसका अगर मैं ग्राफ दिखाऊं तो उसमें इस तरह के फेजेस होते थे। तो ये वाला जो पार्ट है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जहाँ पे सारे सेल्स एकदम एक्टिव हैं, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रोटीन्स बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फेज। तो लॉगरिथमिक फेज या तो एक्सपोनेंशियल फेज, जहाँ पे सेल्स आर डिवाइडिंग वेरी एक्टिवली एंड दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन, तो वैसा एक्सपोनेंशियल फेज हम ऑटोमेटिकली मेंटेन करेंगे with the help of continuous culture system। ठीक है, so this phase I am talking about, ये phase stationary phase है, यहाँ पे कुछ नहीं होना, यहाँ पे growth रुक गया। okay, so we will be maintaining physiologically active exponential phase, and this kind of culturing produces a larger biomass which will lead to, now how do I know what is written here? Wait. So यहाँ पे हम exponentially एक culture maintain कर रहे हैं, and this will lead to what? This will lead to larger biomass leading to higher yield of desired protein। बहुत सारा प्रोटीन चाहिए मुझे, I need liters and liters of it, and I need it with the minimum human intervention। मुझे कम से कम मेहनत करनी पड़े, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं सब कुछ ऑटोमेटेड कर दूंगी। समझ में आ रहा है आपको? स्लाइड को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं कहाँ से, रिकॉम्बिनेंट फेज से शुरू करते हैं। रिकॉम्बिनेंट जीन है मेरे पास, अब मुझे इसका क्या करना है, व्हाट शुड आई डू विद दिस? प्रोटीन बनाना। इसका प्रोटीन बनाना है, तो मैं सेल में इंट्रोड्यूस करूंगी, तो अब मेरे सेल्स बन गए ट्रांसजेनिक सेल। मुझे कैसे पता चलेगा, इतने सारे सेल्स हैं मेरे पास, कौन से वाले ट्रांसजेनिक है, कौन से वाले नॉन ट्रांसजेनिक है, कैसे पता चलेगा? सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट था। चलो मैंने सिलेक्ट भी कर दिया, ये वाले मेरे ट्रांसजेनिक हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन और प्योरिफिकेशन करना पड़ेगा, पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो ट्रांसजेनिक सेल्स हैं ये बार बार रिप्रोड्यूस करते रहे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। क्या होगा ये कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में, सपोज ये मेरा कल्चर है, ठीक है,
ये मेरा कल्चर है और यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो हो गए, प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर दिया, नाउ दे हैव स्टार्टेड डाइंग। तो ये जो कल्चर है अब मेरे काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो डेड बैक्टीरिया है, सो दिस शुड बी ड्रेन्ड आउट, इसको बाहर निकालो। अब जो नए बैक्टीरिया हैं उसको उगाने के लिए मुझे फ्रेश कल्चर डालना पड़ेगा ना, दूसरा फ्रेश मीडियम डालना पड़ेगा। जैसे मुझे दही जमाना है तो दूसरा दूध तो लेना पड़ेगा ना मुझे, आई हैव टू टेक अनदर फ्रेश मिल्क एंड देन इनएक्टिवेट इट विद कर्ड बैक्टीरिया। सो एक जगह से पुराना कल्चर निकलना चाहिए, दूसरी जगह से फ्रेश मीडियम ऐड होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअसली सेल्स कैसे रहेंगे, cells will be maintained in their physiologically most active exponential phase। और इस तरह का जो कल्चरिंग है कंटिन्यूअस कल्चर मेथड वाला, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम, एंड दिस विल गिव मी लार्जर बायोमास। लार्जर बायोमास मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होंगे और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बहुत सारा प्रोटीन मुझे मिलेगा, आई विल गेट हायर यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन। In continuous process, you have an additional definition substrate, the bioreactor. So you can see the animation of bioreactor here। ये है हमारा बायोरिएक्टर जहां पे हमारे सेल्स ग्रो कर रहे हैं। सेल्स को ग्रो करने के लिए कंटिन्यूअसली फ्रेश मीडियम की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ से आ रहा है। इट इज बीइंग पम्प्ड विद द हेल्प ऑफ अ पेरिस्टाल्टिक पंप। तो यहाँ से जो मीडियम आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको कल्चर ब्रॉथ बोलते हैं। जब वो यहाँ आएगा हमारा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, पर उसकी वजह से इट विल प्रोड्यूस सो मेनी मेटाबोलाइट्स, इट विल प्रोड्यूस सो मेनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो पुराना वाला ब्रॉथ यहाँ से निकाल लेंगे और कंटिन्यूअसली नया वाला ब्रॉथ ऐड करेंगे। एंजॉय द वीडियो। While the culture growth, which contains cell and metabolite, is withdrawn at the same time. This keeps the biomass constant in the bioreactor and or controls the concentration. तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो बायोमास है, बायोमास मतलब जो हमारे इकोलाई बने वो कैसे होने चाहिए, फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंडीशन में होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन में नहीं होने चाहिए। सो The ultimate purpose is to increase the productivity of the process by maintaining the culture inside the bioreactor close to its maximum specific growth rate, prolonging this production state until the culture is at risk of mutation or the product is at risk of losing its efficacy. मैम दो आवाज सुनाई दे रहा है। One bioreactor model, a vessel of a working polymer सो दिस इज, working together दिखाई दे रहा है ना आपको, also by दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन, हाँ सुनाई दे रहा है वो क्या बोल रहा है? ठीक है, ये रियल बायोरिएक्टर है, जस्ट हैव अ लुक एट इट। दो वॉइस आ रहे थे। another metabolite in the supernatant. In the chemostat, the user needs to decide the dilution rate that will be used. The dilution rate is equal to the feeding or addition rate divided by the volume in the bioreactor, as well as to the specific growth rate that results in the specific growth rate or growth rate of these microorganisms where no accumulation of substrate is taken. This will determine the addition flow and thereby also the withdrawal rate, which are equal. Therefore,